वेलकम टू माय चैनल दिलचस्प कहानियां। मोर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर दें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। पूरा क्लब खाली हो चुका है और अब अगर तुम यहाँ से जाना चाहो तो भी ये मुमकिन नहीं है कि तुम बास की इजाजत के बगैर यहाँ से बाहर निकल नहीं सकोगे। यादा मेरा मशवरा है कि बास से मिल लो। बास से मिलने की नवीज सुनकर फलूरा का चेहरा तारीक हो गया। मैंने उसे महसूस किया मगर उस पर तवज्जो लिए बगैर बोला, मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारा बास कौन है और उससे मुलाकात किस तरह मुमकिन है। तुम बस मेरे साथ आओ, उसने कहा और वापसी के लिए पलट गई। काश तुम मेरी बात मान लेते। फलूरा ने एक ठंडी सांस लेकर कहा, अब देखो तुम पर क्या गुजरती है। मैंने फलूरा के शाने पर होले से थपकी दी, तुम मेरी लाख को फलूरा, जब तक तुम मेरे साथ हो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। टोनी उठ खड़ा हुआ था और हमारे साथ साथ इस तरह चल रहा था जिसे किसी कैदी को मक्तल की तरफ ले जाया जा रहा हो। हम लोग मुख्तलिफ रायदारियों से गुजर कर एक और जीदे से होकर पहली मंजिल पर वाक़े एक ऐसे कमरे के सामने पहुंचे जिस पर तख्ती लगी हुई थी। नुवार लड़की ने दरवाजे पर होले से दस्तक दी और अंदर दाखिल हो गई। हम सब बाहर ही रुक गए थे। टोनी और फलूरा का बुरा हाल हो रहा था जबकि मैं बड़ी बेपरवाही से इधर उधर देख रहा था। हम लोग चंद मिनट यूं ही खड़े रहे, फिर कमरे का दरवाजा खुला और उसी लड़की ने सर बाहर निकाल कर कहा, तुम सब अंदर आ जाओ। सबसे पहले मैंने आगे बढ़ने के लिए कदम उठाए, लेकिन मैं फलूरा का हाथ पकड़ना नहीं भूला था। उसने मुझसे हाथ छुड़ाने की भरपूर कोशिश की थी मगर ये उसके लिए कहाँ मुमकिन था। चुनाचे बास के कमरे में मैं इस तरह दाखिल हुआ कि मेरे दाएं हाथ में रिवॉल्वर था और बाएं हाथ से मैंने फलूरा का हाथ पकड़ रखा था जबकि टोनी मेरे अकम में था। कमरे में दाखिल होते ही बारी तनोतोश वाला एक शख्स नजर आया जो एक बड़ी मेज के अकम में रिवॉल्विंग चेयर पर बैठा था। उसके सर पर बाल न होने के बराबर थे, लेकिन उसके बावजूद उसे देखकर किसी कटकने कुत्ते का तस्वर ज़हन में उभरता था। मुझे हैरत हुई कि वो शख्स रात के 3 बजे ऑफिस में क्यों बैठा था। तुम्हें मेरे कमरे में रिवॉल्वर समेत दाखिल होने की जुर्रत कैसी हुई? उसने अटकाने वाले अंदाज में कहा। यह आपके मातहत मिस्टर टोनी का रिवॉल्वर है जनाब, मैंने बड़े अदब से कहा। मैंने इनसे छीना था, मुझे यहाँ के आदाब मालूम नहीं थे, लेकिन अगर आपको बुरा लगा है तो मैं ये रिवॉल्वर आपकी खिदमत में पेश किए देता हूँ। मैंने फलूरा का हाथ छोड़ा और रिवॉल्वर दोनों हाथों में रखकर उसके सामने पेश कर दिया। मेज पर रख दो, उसने अपने मखसूस काटकाने वाले अंदाज में कहा और मैंने ना सिर्फ रिवॉल्वर मेज पर रखा बल्कि एक कुर्सी खींचकर उसके मुकाबिल बैठ गया। ये क्या बेहुदगी है, वो घुर्राया। किसी में इतनी जुर्रत नहीं कि वो फाक स्ट्रीट के सामने बगैर इजाजत बैठ जाए। तो इसका नाम फाक स्ट्रीट है, मैंने सोचा और ऊंची आवाज में बोला, किसी और में नहीं होगी मगर वेख हो एडम डी व्लोक तुम्हारे सामने बैठा है। टोनी एक तरफ मुजरिमों की तरह सर झुकाए खड़ा था। हमें यहाँ लाने वाली लड़की भी खड़ी थी मगर उसका अंदाज मोदबाना था और वो फॉल स्ट्रीट की कुर्सी के अकब में खड़ी थी। शायद उसकी पर्सनल सेक्रेटरी थी। तुम्हें बास के सामने अदम मलूज़े खातिर रखना चाहिए, फॉल स्ट्रीट के अकब में मौजूद लड़की ने कहा। बेअदबी का मुजाहरा करके तुम अपने लिए मुश्किलात खड़ी करोगे। तुम क्यों खड़ी हो फलूरा? मैंने उसे कोई जवाब देने की बजाय फलूरा को मुखातिब किया जो दरवाजे के पास खड़ी थी। ये कुर्सियां किस लिए हैं? आओ यहाँ बैठ जाओ। मैंने महसूस किया कि मेरी बात सुनकर फलूरा के जिस्म में लर्जिश सी पैदा हो गई है, जबकि फॉक स्ट्रीट का चेहरा बारे गुस्से के सुर्ख हो गया था और उसने मेज पर रखा हुआ टोनी का रिवॉल्वर उठा लिया मगर मैंने बजाय उसे कोई अहमियत नहीं दी, जबकि दर हकीकत मैं किसी भी किस्म की सूरत-ए-हाल से निमटने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुका था। कमरे में एक अजीब किस्म की तनाव की सी कैफियत पैदा हो गई थी जिससे सिर्फ मैं ही बेनियाद नजर आ रहा था। तुमने सुना नहीं कि मैंने क्या कहा है? मैंने फलूरा को अपनी जगह से नाइज्जत देखकर सख्त लहजे में कहा। तुम्हें मालूम नहीं लेकिन मैं हुक्म अदूदी बर्दाश्त नहीं करता। मुझे मालूम था कि फॉल स्ट्रीट पर क़यामत गुजर रही है। उसके मातहतों के सामने उसकी तौहीन हो रही थी। ऐसे में इंसान कुछ भी कर सकता है, लेकिन मेरा अंदाजा था कि फॉल स्ट्रीट उन लोगों में से है जो कोई भी कदम उठाने से कबल अच्छी तरह गौर खोज कर लेने के आदी होते हैं। उसके बावजूद भी मैं पूरी तरह होशियार था। मुवादा के वो गुस्से से बेकाबू होकर मुझ पर फायर कर बैठे। एडोना मुझे सब कुछ बता चुकी है। फॉक स्ट्रीट ने अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश करते हुए खासे नरम लहजे में कहा था मगर उसकी आवाज गुस्से की शिद्दत से भारी हो रही थी। तुमसे मैं बाद में बात करूंगा, मैंने बेपरवाही से कहा। पहले मैं फलूरा को बिठा दूं। तुम्हें शायद मालूम ना हो ये मेरी धक है। जब तक ये मेरे साथ है मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बैटरी देता सूट कर फलूरा के नजदीक आ गया और उसे बाजू से पकड़ दिया। मेरी मौजूदगी में तुम्हें मिस्टर फॉक स्ट्रीट से डरने की कतई जरूरत नहीं। यह बहुत अच्छी आदमी है,
तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। मैंने वरूरा के बाजू पर दबाव बढ़ाया और वो ना चाहते हुए भी कदम उठाने पर मजबूर हो गई। वो तो खैर एक नाजुक सी लड़की थी। अगर मैं तवाना शख्स का भी बाजू पकड़ लेता तो वो मेरे इशारों पर नाचने पर मजबूर हो जाता। बैठ जाओ फदूरा, फाल्क स्ट्रीट ने बर्राई हुई आवाज में कहा। गालिबन उसने फैसला कर लिया था कि अपनी बेइज्जती कराने से बेहतर है कि जो कुछ मैं करना चाहता हूँ खुद भी वही कहे। मिस्टर एडम हमारे मेहमान है, इनकी ख्वाहिश का एहतराम करो। देखा, बैना कहता था कि मिस्टर फाल्क स्ट्रीट एक बहुत अच्छे आदमी है। मैंने खुश होकर कहा। फ्लोरा मेरे बराबर वाली कुर्सी पर बैठ गई। तो मिस एडोना ने तुम्हें मुख्तसरन सब कुछ बता दिया है। मैंने बड़े इत्मीनान से कहा। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम्हारे क्लब में यही सब कुछ होता है? टोनी फाल्क स्ट्रीट ने मुझे जवाब देने की बजाय शर्त लहजे में टोनी को मुखातिब किया। तमाम वाकयात मुझे तफसील से बताओ। टोनी ने किसी ग्रामोफोन की तरह बजना शुरू कर दिया। वो तमाम वाकयात बिला कम औकात सुना रहा था। शायद उसके अंदर फाल्क स्ट्रीट के सामने झूठ बोलने की हिम्मत ना थी, लेकिन उसने फ्लोरा के बारे में कुछ नहीं कहा था। मैं रकम इन लोगों के हवाले करने के लिए तैयार था मिस्टर फाल्क स्ट्रीट। टोनी के खामोश होते ही मैंने कहा, लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि ये लोग फ्लोरा पर हाथ डालें। क्या इन्होंने इस किस्म की कुछ बात कही थी? फाल्क स्ट्रीट ने कहा बहुत वादे अल्फाज में। मैंने कहा ना, बल्कि इन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि ये लोग फ्लोरा के साथ जो कुछ भी करेंगे मेरी आंखों के सामने करेंगे। जवाब दो टोनी, जो कुछ मिस्टर एडम ने कहा है वो किस हद तक दुरुस्त है? फाल्क स्ट्रीट के लहजे में बला की सफाकी थी। टोनी कुछ नहीं बोला। उसका झुका हुआ सर कुछ और झुक गया था। तुम दोनों का जुर्म नाकाबिले माफी है टोनी। तुम दोनों मुसल्ला अफराद मिलकर एक आदमी पर काबू नहीं पा सके और तुमने फ्लोरा पर बुरी नजर डालकर क्लब के कवानीन की खिलाफ वर्दी की है। फाल्क स्ट्रीट ने गोई बटन दबाया और उसके ऑफिस के दोनों पहलुओं की जानिब नजर आने वाले दरवाजे खुले और दोनों दरवाजों से दो दो मुसल्ला अफराद अंदर दाखिल हुए। चारों के हाथों में स्टेन गन्ने नजर आ रही थी। इसे ले जाओ और मेरे अगले हुक्म तक इसे कैद रखो, फाल्क स्ट्रीट ने कहा। और 5 नंबर से एडगर को भी उठवा लेना, वो वहां बेहोश पड़ा है। रहम करो बास, रहम करो, आइंदा ऐसी कोई गलती नहीं होगी। टोनी गिड़गिड़ाने लगा। मगर ऐसा मालूम होता था कि फाल्क स्ट्रीट के कानों तक उसकी आवाज पहुंची न रही हो। यही हाल उन लोगों का भी था जो कमरे में दाखिल हुए थे। टोनी बुरी तरह चीख रहा था, गिड़गिड़ा रहा था और फरियादें कर रहा था, मगर वो लोग उसे घसीटते हुए वहां से ले गए। तुमने देखा? फाल्क स्ट्रीट मुझसे मुखातिब हुआ। फाल्क स्ट्रीट के हुक्म की खिलाफ वर्दी करने वाले का क्या अंजाम होता है? अगर ये इतला है तो फाजिल है, और अगर धमकी है तो इसे वापस ले लो, वरना राय गांव जाएगी। मैंने बेपरवाही से कहा। मेलेरी की इशारे पर तुम्हारे साथ भी यही सलूक हो सकता है, मगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया। मुझे छोड़कर तुमने मुझ पर कोई एहसान नहीं किया, इसमें भी तुम्हारा कोई मफाद होगा। तुम जरूरतमंद जरूर हो, मगर तुम्हारी जरूरत अमकाना हद तक बढ़ी हुई है। ये तुम्हारे लिए नुकसानदेह भी हो सकती है। आज तक तो नहीं हुई और मुस्तकबिल के बारे में मैं कोई पेशीन गोई करने की पोजीशन में नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारे दिल में कोई हसरत हो तो उसे पूरा जरूर कर लेना। तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो? फाल्क स्ट्रीट ने मुझे घूरते हुए कहा। जानते हो इसके नतीजे में तुम्हारा अंजाम क्या हो सकता है? मैंने कभी अंजाम की परवाह नहीं की, ना ही मुझे चैलेंज करने और बड़ाई करने और बड़ाई हाँकने का शौक है। दावे करने थे मुझे सख्त नफरत है। बस इतना जानता हूँ कि एडम डी फ्लोक को जिंदा गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। फाल्क स्ट्रीट की आंखों में दिलचस्पी की चमक पैदा होगी। तुम्हारा नाम अजीब सा है। उसने नरम लहजा इख्तियार किया। क्या यह तुम्हारा असली नाम है? अपना असली नाम तो मुझे खुद भी याद नहीं, इसलिए कि अब यही मेरा असल नाम है। माँ बाप ने कुछ और नाम रखा था, लेकिन बाद में ये नाम दे दिया। वजह ये बताई जाती है कि बचपन में जिस काम में हाथ डालता था वो हो जाता था। लोग समझते थे कि काम अंधी में हो गया है। ऐसा इतनी कसरत से हुआ कि मुझे डी फ्लोक कहा जाने लगा। एडम मेरा पसंदीदा नाम है, लिहाजा मैंने एडम डी फ्लोक को मुस्तकिल नाम के तौर पर इख्तियार कर लिया। आज भी लोग यही समझते हैं कि कामयाबियां इत्तफाकन ही मेरे हिस्से में आती हैं, लेकिन हकीकत से सिर्फ मैं ही वाकिफ हूँ। हर कामयाबी के उसूल के लिए मैं सख्त मेहनत करता हूँ, तब कहीं जाकर कामयाबी होती है। एडगर और टोनी बहुत मायर लोग हैं, तुमने उन्हें किस तरह हिराया? फाल्क स्ट्रीट ने पूछा। मेरे जानने वाले तो यही समझते हैं कि मैं इत्तफाकन ही ऐसा कर लेता हूँ, लेकिन ऐसे कामों के लिए ज्यादा माहिर शार्पर की जरूरत होती है। आम आदमी तो किसी शार्पर को शिकस्त दे ही नहीं सकता। मैं नहीं मान सकता, फाल्क स्ट्रीट ने कहा। तुम यहाँ अजनबी हो तो तुम्हें ये भी मालूम नहीं कि यहाँ पत्तों पर किस किस्म के निशानात लगाए जाते हैं। तो फिर दूसरे लोगों की तरह तुम भी तस्लीम करो कि मेरी जीत बेहद इत्तफाकन ही हुई है। यह भी मुमकिन नहीं है, फाल्क स्ट्रीट बुड़बुड़ाया। क्या तुम मेरे सामने शार्पिंग का अमरी मुजाहरा कर सकते हो? मैं अमूमन इस किस्म के मुजाहरों से गुरेज करता हूँ, लेकिन तुम चूंकि मुझे पसंद आ गए हो, इसलिए मैं तुम्हारे सामने ये मुजाहरा जरूर करूंगा, मगर उसके लिए शर्त यह है कि पत्ते निशान वाले ना हो।
फॉक्स स्ट्रीट ने एडोना को गड्डी लाने का इशारा किया और एडोना अंदरूनी कमरे की तरफ चली गई और चंद ही लम्हों में ताज की एक नई गड्डी हाथों में लिए नमूदार हुई। फॉक्स स्ट्रीट ने उसे गड्डी मेरे हवाले करने का इशारा किया। नहीं फॉक्स स्ट्रीट, गड्डी तुम अपने हाथों से खुद खोलोगे, जोकर निकालने के बाद पत्ते फेंट कर फ्लोरा से कटवाओगे और हम तीनों के दरमियान तकसीम करोगे। मैं खुद कुछ भी नहीं करूंगा। फॉक्स स्ट्रीट ने मुझे हैरत से देखा। जब तक कुछ भी नहीं करोगे तो फिर मुजाहरा किस चीज का करोगे? ये भी तुम्हें उस वक्त बताऊंगा जब तुम पत्ते बांट चुके होगे, मैंने कहा और फॉक्स स्ट्रीट ने मेरे कहने पर अमल किया। मेरी तमाम तर तवज्जो सिमट कर उसके हाथों पर मरकूज हो गई। अब जब के पत्ते तकसीम हो चुके हैं, मैं ये बता सकता हूँ कि कौन जीतेगा। मैंने कहा तुम पत्ते उल्टा कर देख लो, फ्लोरा के पास सबसे अच्छे पत्ते गए हैं। फॉक्स स्ट्रीट ने तीनों के पत्ते उल्टा कर देखे। मेरे कहने के ऐन मुताबिक फ्लोरा के पत्ते सबसे अच्छे थे। फॉक्स स्ट्रीट हैरान तो हुआ मगर उसे यकीन नहीं आया। ये महज इत्तफाक भी हो सकता है, उसने कहा। सिर्फ बता देने से तुम्हारी महारत साबित नहीं होती। मेरे ऊँटों पर मुस्कुराहट उभर आई। अब फ्लोरा से पत्ते बंटवाओ, मैंने कहा। मैं फिर बताऊंगा कि किसके पत्ते सबसे अच्छे हैं। फ्लोरा ने पत्ते बांटे तो मैंने बताया कि किसके पास सबसे अच्छे पत्ते हैं। फॉक्स स्ट्रीट ने दोबारा शुबे का इजहार किया और मैंने उसे एक बार फिर मुजाहरा करके दिखाया। यही अमल बार बार हुआ और हर बार मेरा कहा दुरुस्त साबित हुआ। समझ में नहीं आता आखिरकार फॉक्स स्ट्रीट ने हथियार डाल दिए। बार बार तुम्हारा अंदाजा कैसे दुरुस्त हो जाता है? अंदाजा नहीं फॉक्स स्ट्रीट, मुझे मालूम होता है कि किसके पास क्या पत्ते गए हैं। तुमने तो अब तक पत्तों को हाथ भी नहीं लगाया, फिर मैं किस तरह मान लूं कि तुम्हें पत्तों का इल्म हो जाता है? इसी चीज का नाम तो महारत है, मैंने कहा। अगर गड्डी एक बार मेरे हाथ आ जाए तो उस वक्त तक नहीं निकल सकती जब तक मैं खुद ना चाहूं। मुमकिन है तुम दुरुस्त कह रहे हो, मगर मुझे इस पर यकीन नहीं आ रहा जब तक काटने वाला मिला ना हो। शार्पिंग करना किस तरह मुमकिन है? मैंने टेबल पर पड़े हुए पत्ते समेटे और उन्हें फेंटने लगा। तुम मेरे साथ मिले हुए नहीं हो ना फॉक्स स्ट्रीट, मैंने पत्ते फेंटने के बाद उसके सामने रखते हुए कहा। यह मौका ऐसा है कि अगर मैंने फ्लोरा से पत्ते कटवाए तो तुम यही शुबा करोगे कि मुमकिन है फ्लोरा भी मुझसे मिल गई हो। वजह यह है कि जो मुजाहरा मैं करने वाला हूँ उसे तुम्हारी अकल कभी तस्लीम नहीं करेगी। मैं पत्ते लगा चुका हूँ, अब तुम इन्हें जहां से भी चाहो काटो, पत्ते वहीं बटेंगे जो मैं चाहूंगा। पहले मुझे बताओ तुमने क्या पत्ते लगाए हैं? फॉक्स स्ट्रीट ने पत्ते काटने से इनकार कर दिया। इस वक्त वो एक ऐसे बच्चे की माने नजर आ रहा था किसी उसका मनपसंद खिलौना मिल गया हो। पूरी दुनिया में मेरे अलावा शायद ही कोई ये तरकीब दिखा सके। मैंने इक्के बादशाह और बेगम की ट्रेन लगाई है। तुम्हारे हिस्से में सबसे छोटे पत्ते आएंगे और फ्लोरा के पास सबसे बड़े। ठीक है मिस्टर एडम, तुमने बहुत बड़ा दावा किया है, इसलिए मैं स्पोर्टमैन स्पिरिट का मुजाहरा कर रहा हूँ। वरना यह भी मुमकिन था कि मैं ऊपर से 51 पत्ते काट देता और सबसे नीचे का पत्ता उठाकर उसे देख लेता। इस तरह तुम्हें लाजमन शिकस्त हो जाती। फॉक्स स्ट्रीट ने गड्डी दरमियान से काटते हुए कहा। मैंने गड्डी दरमियान से काटी है, लेकिन उसके बावजूद मुझे यकीन है कि तुम अपना दावा पूरा नहीं कर सकोगे। मैं कुर्सी खिसकाकर उठ खड़ा हुआ। मुझे अफसोस है मिस्टर फॉक्स स्ट्रीट, मैंने मादर ख्वाना अंदाज में कहा। अब मैं ये मुजाहरा नहीं कर सकूंगा। क्यों, क्या बात होगी? फॉक्स स्ट्रीट ने मेरे अचानक इस तरह उठने पर हैरान होकर कहा। एडम डी वो लोग किसी रियायत का मोहताज नहीं। मैंने नखुवत से कहा, मैं जो दावा करता हूँ उसी हर हाल में पूरा करता हूँ। अगर तुम मुझे कोई रियायत देना चाहते थे तो तुम्हें मुझ पर जाहिर नहीं करना चाहिए था। बता तो तब भी आता है जब मद्दे मुकाबिल अपनी तमाम तर सलाहियतें सर्व करते हुए मुझे शिकस्त देने की कोशिश करे। अब ये मुदायरा सिर्फ इसी सूरत में हो सकता है जब तुम 51 पत्ते काटोगे। तुम शिकस्त खाने पर तुल गई हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? फॉक्स स्ट्रीट ने कटे हुए पत्ते वापस रखे और एक पत्ता छोड़कर बकिया सारे पत्ते उठाकर मेरे सामने रख दिए। उसने मेरी गड्डी उठाने का इंतजार भी नहीं किया और नहायत बेसब्री से बाकी बचा हुआ पत्ता उठाकर देखा और उसका चेहरा हैरत की ज्यादती से बिगड़ गया। मेरे दावे के मुताबिक वो एक बेगम ही थी। मैंने इत्मीनान से गड्डी उठाकर पत्ते बांट दिए। एडोना, फ्लोरा और फॉक्स स्ट्रीट की नजरें मेरे हाथों पर मरकूज थी, लेकिन वो सब कुछ देखते हुए भी कुछ नहीं देख सकते थे। मेरे हाथों की सफाई को तो शायद कैमरा भी नहीं पकड़ सकता था। पत्ते बांटे जाने के बाद मैंने गड्डी मेज के वस में डाल दी और फॉक्स स्ट्रीट से कहा, अब तमाम पत्ते तुम खुद ही उठाकर देख लो। फॉक्स स्ट्रीट ने बारी बारी तमाम पत्ते उलट दिए और फिर बेजान से अंदाज में कुर्सी की पुश से दी किया। फ्लोरा और एडोना भी हैरत से मुझे देख रही थी। हर एक के सामने से वही पत्ते बरामद हुए थे जो मैं पहले ही बता चुका था। जो कुछ मैंने देखा है उसे देखने के बावजूद भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा। फॉक्स स्ट्रीट ने बर्राई हुई आवाज में कहा, तुम कोई जादूगर तो नहीं हो?
मैं सिर्फ एडम डी फ्लूक हूँ, इसके सिवा कुछ भी नहीं हूँ और आज की रात मैं जो भी दावा करूंगा वो पूरा होगा, इसलिए कि मेरी लक मेरे साथ है। मैंने फ्लोरा की तरफ देखा जो टिक कर मुझे घूरे जा रही थी। उसका तनहा ये हाल नहीं था बल्कि फाक स्ट्रीट और एडोना पर भी इसी किस्म की कैफियत तारी थी। तुमने अपना दावा पूरा कर दिखाया मिस्टर एडम। मैं पूरे वसूख से कह सकता हूँ कि ये कमाल सिर्फ तुम्हारा ही हिस्सा है। ऐसा सिर्फ तुम्हारी वजह से मुमकिन हो सके फाक स्ट्रीट। अगर तुम फ्लोरा को मेरे बराबर बैठने की इजाजत ना देते तो मैं नाकाम हो जाता। फाक स्ट्रीट के चेहरे पर एक बार फिर हैरत के तासरात उभर आए। क्या तुम संजीदा हो मिस्टर एडम? कोई अपनी लक के बारे में भी गैर संजीदगी का मुजाहिरा कर सकता है? तुम बहुत अजीब आदमी हो मिस्टर एडम, तुम्हारी किसी बात पर यकीन ही नहीं आता। फाक स्ट्रीट बेबसी से बोला, बिल्कुल यही बात मैं भी तुम्हें बता रहा था, कोई मेरी बात का यकीन ही नहीं करता। सब यही समझते हैं कि मेरी कामयाबी इत्तफाकात की मरूने मिन्नत होती है। फाक स्ट्रीट किसी सोच में डूब गया था। जानने बाद बोला, फ्लोरा तुम्हारी हो सकती है मिस्टर एडम, मगर उसके लिए तुम्हें मेरी एक शर्त पूरी करनी होगी। जल्दी से बताओ। मैंने बेताबी का मुजाहरा किया। फ्लोरा की खातिर मैं हर शय पूरी करने को तैयार हूँ। मुझे तुम जैसे किसी मायर की तलाश थी। फाक स्ट्रीट ने बड़ी एहतियात से कहना शुरू किया, हम तुम्हें माकूल तनख्वाह देंगे। जीती हुई रकम में से दूसरों को 10% कमीशन दिया जाता है, तुम्हें 10 गुना कमीशन दिया जाएगा। तुम्हें कुछ अंदाजा भी है मिस्टर फाक स्ट्रीट कि तुम किस आदमी से किस नोयत की गुफ्तगू कर रहे हो? बैलेंस की आंखों में आंखें डालते हुए कहा, इसीलिए मैंने तुम्हें दुगनी रकम की ऑफर की है, लेकिन अगर तुम्हें ये रकम कम मालूम होती है तो इसमें मजीद इजाफे की गुंजाइश भी मौजूद है। 100% कमीशन भी नामंजूर है मिस्टर फाक स्ट्रीट। तुमने अभी देखा ही क्या है, ये तो एडम डी फ्लूक की शख्सियत का सिर्फ एक रुख था। मालूम नहीं कितनों के दिल पर यह हसरत है कि एडम डी फ्लूक उनके लिए काम करे तो वो उसे हीरे जवाहरात में तोल दे, लेकिन एडम डी अपनी कदरों कीमत से बखूबी वाकिफ है। बड़ी नहीं बड़ी कीमत भी मेरी सलाहियतों के सामने कोई हकीकत नहीं रखती। लेकिन ये भी तो सोचो कि हम फ्लोरा को भी तुम्हारे हवाले कर रहे हैं। फाक स्ट्रीट ने कहा, बहुत मुमकिन है कि ये अल्फाज कहते वक्त उसने खुद को भी बेवकूफ महसूस किया हो, मगर मैंने उस पर खासे संजीदा रद्द अमल का इजहार किया। हाँ ये बात तो है, मैंने कदरे परेशानी जाहिर करते हुए कहा, मगर मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो। बैद शार्पर की हैसियत से खुद को महदूद नहीं कर सकता। अगर मैंने ऐसा किया तो एडम डी फ्लूक की मौत वाकई हो जाएगी। फाक स्ट्रीट के चेहरे पर दिलचस्पी की चमक नमूदार हुई। मुझे अंदाजा है उसने आगे की तरफ झुकते हुए कहा, तुमने टोनी और एडगर को जेर किया था जबकि वो मुसल्ला और तुम निहत्ते थे। ये भी कोई खास बात नहीं है। मैंने कहा, वो दोनों थर्ड क्लास किस्म के लोग हैं, उन्हें जेर करना कोई कमाल नहीं है। तुम्हारी कोई बात भी मेरी समझ में नहीं आ रही। अगर वो दोनों इतने बेवकूफ थे तो तुम रकम उनके हवाले करने पर क्यों तैयार हो गए थे? फाक स्ट्रीट ने उलझे हुए अंदाज में कहा, महज इसलिए कि रकम की मेरी नजरों में कोई अहमियत नहीं थी। अगर होती तो इस वक्त इस क्लब में मौजूद तमाम रकम मेरे कब्जे में होती। फाक स्ट्रीट बेद पर रखे हुए टोनी की रिवॉल्वर से खेलने लगा, फिर अचानक बोला, तुम मेरी मर्जी के बगैर यहाँ से कहीं नहीं जा सकोगे। मेरे ऊँटों पर मुस्कुराहट नबूदार हुई और मैंने नफी में सर हिलाया। यह सिर्फ तुम्हारा ख्याल है मिस्टर फाक स्ट्रीट, जरूरी नहीं कि यह दुरुस्त भी हो। मेरे मुहाफिज गैर मामूली सलाहियतों के हामिल है। फाक स्ट्रीट ने कहा, उनके शिकंजे से निकलना आसान नहीं है। उन्हें एडगर या टोनी मत समझो। मत भूलना फाक स्ट्रीट के ये रिवॉल्वर मैंने खुद तुम्हारे हवाले किया है। मैं चाहता तो यहाँ से निकलने के लिए तुम्हें यरगमाल भी बना सकता था। तुमने अब तक ये नहीं बताया कि तुम कौन हो, क्या करते हो और कहाँ रहते हो। अचानक फाक स्ट्रीट ने मौजू बदलते हुए कहा, मेरा नाम तुम्हारे इल्म में है, पेशे का अंदाज भी तुमने लगा ही लिया होगा और यह भी तुम समझ गए होगे कि हम जैसे लोगों का कोई मुस्तकिल ठिकाना नहीं होता। बताना नहीं चाहते, फाक स्ट्रीट ने कहा, लेकिन हम तुम्हारे बारे में सब कुछ मालूम कर सकते हैं। मुझे अफसोस है मिस्टर फाक स्ट्रीट, जो कुछ मैंने तुम्हें बताया वही सब कुछ है, लिहाजा कुछ मालूम करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तुमने अपने बारे में कोई ना कोई गलत बयानी तो जरूर की है, फाक स्ट्रीट बोला, इसलिए तुम जैसे लोग मर्सिडीज में सफर नहीं करते। ओह, मेरे ऊंट दायरे की सूरत में सुकड़ गए। तो ये बात है। मैंने कहा, शायद तुम मर्सिडीज के नंबरों से मेरे बारे में मालूम करने का इरादा रखते हो। बिल्कुल, फाक स्ट्रीट ने इस बाब में सर हिलाया, तुम बच नहीं सकोगे। हम तुम्हारे बारे में सब कुछ मालूम कर लेंगे। तुम्हें मायूसी होगी मिस्टर फाक स्ट्रीट, मैंने बड़ी अफसोसगी से कहा, इसलिए कि वो मर्सिडीज मैंने चोरी की है। फाक स्ट्रीट मुझे घूरने लगा, तुम झूठ बोल रहे हो। इस शहर में चंद मर्सिडीज गाड़ियां हैं। अहमक से आमक आदमी भी चोरी करने के लिए मर्सिडीज का इंतखाब नहीं करेगा, इसलिए कि उसका पकड़ा जाना बहुत आसान होगा। एडम डी फ्लूक ऐसे ही मुहैयर अलअकूल कामों के लिए मशहूर है। मिस्टर फाक स्ट्रीट पहले बड़े इत्मीनान से कहा, जिस काम के करने का कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। एडम डी फ्लूक वो काम बड़ी आसानी से कर गुजरता है। तुमने शायद सोचे समझे बगैर झूठ बोल दिया है।
फॉक्स स्ट्रीट ने मुझे घूरते हुए कहा, लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई शख्स मुझे इस तरह बेवकूफ बनाकर निकल जाए। मैं तुम्हारी इस बात की जरूर तस्दीक करूंगा और अगर तुम्हारी ये बात गलत साबित हुई तो तुम्हें मालूम हो जाएगा कि फॉक्स स्ट्रीट से गलत बयानी करने का अंजाम क्या होता है। उसने इंटरकॉम पर किसी को शहर के थानों से ये मालूम करने की हिदायत की कि किसी जगह मर्सिडीज की चोरी की रिपोर्ट तो दर्ज नहीं कराई गई। मैं बड़े इत्मीनान से कुर्सी पर फैल कर बैठ गया। मेरी इत्मीनान की वजह यह थी कि मर्सिडीज वाकई ही चोरी की थी। उसकी चोरी की रिपोर्ट ना भी दर्ज कराई गई होती तो भी ये मालूम करना मुश्किल ना होता कि वो चोरी की कार है। फॉक्स स्ट्रीट मुझे घूरे जा रहा था। मेरी बेपरवाही उसके लिए बायस से तशवीश थी। शायद मैं पहला आदमी था जो उसकी शख्सियत से मरूब नहीं हुआ था। मैं एक ऐसी जगह पर था जहां से फरार होने का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था। उसके एक इशारे पर मेरी तिक्का बोटी हो सकती थी, मगर मैं यूं बैठा था जैसे यहाँ खैर सगाली के दौरे पर आया हुआ हूँ या अपने पसंदीदा ड्राइंग रूम में फुर्सत के लम्हात बेफिक्री से गुजार रहा हूँ। अगर रहमत ना हो तो एक गिलास पानी पिलवा दो। मैंने अचानक ही एडोना को मुखातिब किया। तुम लोगों में मेहमान नवाजी की जरा भी रमक नहीं है। ओह, मुझे अफसोस है, फॉक्स स्ट्रीट ने कहा। किस चीज की भी ख्वाहिश महसूस कर रहे हो बता दो। मैं अकेला ही तुम्हारा मेहमान नहीं हूँ, मेरी लग फलूरा भी है। मैंने फलूरा को प्यार भरी नजरों से देखा। माना कि ये तुम्हारी मुलाजिम है मगर इस वक्त तुम्हारी मेहमान है। ठीक है, फॉक्स स्ट्रीट ने मुजरिबाना अंदाज में पैरू बदला। एडोना को बता दो। उसने फलूरा की तरफ देखे बगैर कहा, कुछ नहीं। फलूरा ने बड़ी मुश्किल से कहा, मैं देख रहा था कि फॉक्स स्ट्रीट के तमाम मुलाजमीन उससे खौफजदगी की हद तक मरूब थे। वो उसके सामने ज़बान हिलाने तक की जुर्रत नहीं कर पाते थे। तकल्लुफ मत करो फलूरा, मैंने उसके शाने पर हाथ रखते हुए कहा। फिर फॉक्स स्ट्रीट की तरफ मुतवज्जो हो गया। तुम्हें फलूरा के साथ मुअज़्ज़ज़ मेहमानों जैसा सलूक करना चाहिए। आप क्या पीना पसंद करेंगी मोहतरमा फलूरा? फॉक्स स्ट्रीट ने तमस्कराना अंदाज में कहा। अगर रहमत ना हो तो मुतला फरमा दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। फॉक्स स्ट्रीट की संदादे गुफ्तगू पर फलूरा के चेहरे की रंगत मुतगय्यर होगी। मैं वो सिर्फ अकला कर रह गई। मैंने अचानक की कुर्सी पीछे खिसकाई और उछल कर खड़ा हो गया। तुमने मेरी साथी की तौहीन की है मिस्टर फॉक्स स्ट्रीट। मैंने इंतहाई सख्त लहजे में कहा, तुम्हें इनसे मादरत करना होगी वरना हमारे दरमियान मजीद गुफ्तगू नहीं हो सकेगी।